हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बायोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया था और अब हम एक चैप्टर नया केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी इसमें हम परमाणुओं के बारे में जानेंगे, अणुओं की चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी किसकी बात करेंगे? सिर्फ परमाणु। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर परमाणु संरचना बिना किसी देरी के, है ना। परमाणु क्या होता है? परमाणु सुनना, पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु मतलब पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, यानी इसके और छोटे तक अपन नहीं पहुंच सकते। हालांकि ये पहले माना जाता था कि परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन अभी पता है अभी परमाणु से छोटा होता है। पता है परमाणु किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप बता सकते हो। तो अभी तो इससे भी छोटे संभव है। अब ये बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब इससे छोटा कोई संभव नहीं है, लेकिन हम और आगे पहुंच गए। हमने क्वार्क कणों की खोज कर ली, जिनसे मिलकर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये बनते हैं ना। तो ऐसे आगे से आगे खोज तो चलती रहती है, लेकिन हाँ इतना पता है कि सबसे छोटा से छोटा जो रूप है उसको परमाणु माना जाता है, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना। तो परमाणु की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्या होते हैं परमाणु की। किसी द्रव्य की, द्रव्य का मतलब पदार्थ, किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है ये परमाणु कहलाती है। ओके, और बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर फिर जो है उनकी पैकेजिंग वगैरह होती है और पदार्थों का निर्माण होता है। ओके, तो ये आप परमाणु की परिभाषा समझ गए कि सूक्ष्मतम इकाई क्या है, ये परमाणु है। एक और बात, परमाणु में तीन मूलभूत कण होते हैं। कितने? तीन। वो तीन मूलभूत कण कौन से होते हैं? तो आपको नाम भी पता है कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सवाल ये आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? जैसे परमाणु की नाभिक के बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या परमाणु में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते, इनके अलावा कुछ नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी होते हैं। ऐसे बोसोन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिट्रॉन होते हैं। इसके अलावा आप नाभिक में देख सकते हो न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है। इस तरह से बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन इन सारे कणों का अध्ययन हमें नहीं करना होता। हमें बेसिक्स में ये जानना होता है कि बेसिक में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे काम आएंगे, है ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जब रेडियो एक्टिविटी वगैरह और कुछ पढ़ेंगे तो उसमें अपन जान लेंगे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव बनता है, वो अपन बाद में जानेंगे। बेसिक में अपन इतना ही जान रहे हैं कि मान के चल रहे कि दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं नाभिक में, और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कितने मूलभूत कण होते हैं हमारे लिए? हाल फिलहाल में तो तीन ही होते हैं। वो तीन मूलभूत कण कौन से हैं? तो आपको बता दूं, पहला तो क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन बताया। दूसरा क्या बताया? प्रोटॉन बताया। और एक और क्या बताया मैंने? न्यूट्रॉन बताया। ये तीन मूलभूत कण बता दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए इनकी बातें करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। ओके, तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि इनका द्रव्यमान क्या होता है। देखो मैं अब जो है सारणी सी बना रहा हूं, इसके ऊपर आपको ये अगर आपने रट लिया ना तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आने वाले क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं ना, कि किसका द्रव्यमान कितना, किसका आवेश कितना, किसी खोज किसने की, कौन सा नाम किसने दिया, ये सारा अपन यही कवर कर लेंगे। तो ये आप ध्यान से सुनना, समझ लेना और इसको रट लेना। तो ये आपने रट लिया तो आपकी ये वाली चीज कंप्लीट हो जाएगी यहीं पर, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इनका जो है द्रव्यमान देख लेंगे, फिर इनका आवेश देख लेंगे, और फिर जो है इसकी खोज देख लेंगे, फिर इसका नामकरण देख लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, इनका द्रव्यमान कितना होता है। ओके, द्रव्यमान देखने के बाद अगली सारणी में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इनका आवेश कितना होता है वो देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनकी जो है खोज किसने की, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की। उसके बाद अगले में हम देख लेंगे कि इनका जो नामकरण है, ये नामकरण किसने किया, यानी कि ये नाम दिया किसने, नामकरण। ओके, तो ये चीजें अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 केजी। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये आपको सीधा याद रखना है। अच्छा, ग्राम में पूछ ले तो ग्राम में पूछ लेते हैं कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -28 केजी। ये सॉरी केजी नहीं, ग्राम। 28 ग्राम। ग्राम में ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। 10 की घात कितनी? -28। और केजी में पूछ ले तो कितनी? -31। तो आपको समझ में आ रहा है ना, आप ग्राम को किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, यानी 10⁻3। तो 10⁻3 के अंतर आ रहा है इनमें, है ना, वो आप देख लेना। इसके अलावा एक और इकाई यूज होती है द्रव्यमान की, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो 0.0005 एएमयू। अगर एएमयू में पूछे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 0.0005 एएमयू। ओके,
तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको ध्यान रखना है, कितना है 9.1 इंटू 10 की घात -31 kg। ग्राम में पूछे तो 9.1 10 की घात -28 ग्राम, और एएमयू में पूछे तो 0.0005 है एएमयू। इसके बाद प्रोटॉन की बात करते हैं अपन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ग्राम में बता रहा हूँ कितना, 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। और ये अगर किलोग्राम में पूछ ले तो 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg हो जाएगा। कितने kg? 10 की घात -27 kg। और यही अगर एएमयू में पूछ ले तो ये होगा 1.00078 एएमयू। ओके, ये आपको सीधा सीधा थोड़ा सा जोर आएगा, रखना पड़ेगा, पर इजी है, बहुत इजी है। 1.00078 एएमयू। ओके, यहीं पर अगर आगे बात कर लेते हैं अपन किसकी, आगे बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही लगभग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, बस हल्का सा फर्क होता है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 1.67 लिखा है, लेकिन इसके आगे भी संख्याएं चलती रहती है, तो आगे की संख्याओं में जाके परिवर्तन आ जाता है। पहले की दो संख्याएं जो होती है, दो अंक जो होते हैं सेम रहते हैं, आगे जाकर के इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो मैं तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपने को दो से ही काम। तो एएमयू में अपन इसको साफ साफ देख सकते हैं, केजी और ग्राम में अपन देखने जाएंगे तो अपने को लंबा चौड़ा डाटा लिखना पड़ेगा, तो अपन वो नहीं लिखेंगे, अपन क्या करेंगे, इसको एएमयू में देख लेंगे। हाँ, तो 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम में बोल दो, या 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg में बोल दो। तो बोलोगे सर जी तो सेम ही है। अरे सेम नहीं है, फर्क है, लेकिन आगे की अंक जो मैंने लिखे नहीं है, तो वो अपन एएमयू में साफ साफ देख लेंगे। एएमयू में देखना फर्क साफ साफ दिख जाएगा। एएमयू में 1.00087 एएमयू कितना हो गया, 87। उसमें क्या था 78, यहाँ पर क्या गया 87। तो यहाँ पर आप साफ साफ फर्क देख सकते हो इन दोनों में। ओके, याद रखना आसान है। देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर एएमयू में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू में कितना होता है, 0.0005 एएमयू। प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछा जाए तो 1.00078 एएमयू। और अगर न्यूट्रॉन का पूछा जाए तो 1.00087 एएमयू। तो अब यहाँ से सोच सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन भारी है कि प्रोटॉन भारी है कि न्यूट्रॉन भारी है, तीनों में द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है? तो आप सामने सामने पता चल रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा है, किससे? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। यानी सबसे भारी तो होगा न्यूट्रॉन, और लगभग उसके बराबर, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे कौन हो गया? प्रोटॉन। और बहुत ही पीछे कौन रह गया? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम तुलना भी कर सकते हैं कि कौन किससे कितना गुना ज्यादा भारी है। तो जैसे मैं तुलना करके बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 0.0005 एएमयू। माना कि ये जो द्रव्यमान है इसको हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me मान लिया। कितना मान लिया? me, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर इस संख्या के अंदर प्रोटॉन के द्रव्यमान के अंदर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का भाग दे दे, या अपन ये पता करें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, तो ये राज की बात बता रहा हूं आपको, याद रखना 1837 गुना भारी होता है प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me माने, कितना me, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1837 me, यानी कि me से 1837 गुना भारी। और पता है कि न्यूट्रॉन और भी ज्यादा भारी है, तो ये होता है 1840 me, यानी कि इससे 1840 गुना ज्यादा भारी होता है। तो ये जानकारी आपको कभी पूछेगा तो नहीं, वैसे न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं कभी, तो उसमें काम आ जाएगा, है ना। ये हो गया भैया जी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब अपन बात करते हैं इनके आवेशों की, किसका आवेश कितना होता है ना। तो आवेश की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इसका आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। आवेश कूलाम में मापा जाता है। ओके, तो इतना होता है। इसको यूनिट चार्ज भी कहते हैं, यानी ये एक यूनिट है, इसी को कितना बोला जाता है? 1 यूनिट चार्ज, है ना। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। प्रोटॉन का कितना होता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतने प्रोटॉन का होता है। इसका भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, यानी इसका सेम है। तो फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेशित कण होता है। कैसा होता है? ये ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित। और प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन का मैंने आवेश बताया ये कैसा है? ये ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा है? ऋणावेश, यानी नेगेटिव। और प्रोटॉन का जो आवेश है ये कैसा है? ये धनावेश है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो नाम क्या है? न्यूट्रॉन। इट्स न्यूट्रल, ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, जीरो। कैसा कण है ये? उदासीन है।
तो यहाँ से आपके और क्या बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस प्रकृति में अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण है यानी इस पर ऋण आवेश होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए अपन क्या लिखते हैं, ई और ऊपर ये माइनस बना लेते हैं, ये साइन होता है इलेक्ट्रॉन का ना, ए। और इसी के साथ अगर प्रोटॉन लिखना हो तो अपन छोटा पी लिख के प्लस बना लेते हैं, तो ये क्या है प्रोटॉन का साइन। ओके, तो ये पी प्लस है ना यानी प्रोटॉन, और सिर्फ पी लिखता तो भी प्रोटॉन समझ जाते हैं अपन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। इसके बाद अपन देखते हैं खोज, इसकी खोज किसने की, ये भी साथ के साथ सल्टा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इसकी खोज थॉमसन भाई साहब ने की थी, थॉमसन ने, किसने की थी भैया, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो नाम है ये स्टोनी ने दिया, किसने दिया, स्टोनी नाम का साइंटिस्ट था। तो ये आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और इलेक्ट्रॉन को नाम जो है ये स्टोनी ने दिया। ओके, प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, किसने की, गोल्डस्टीन ने की, साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन। और जो प्रोटॉन है ये नाम किसने दिया, तो प्रोटॉन का जो नाम है ये रदरफोर्ड ने दिया, किसने दिया, रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये प्रोटॉन नाम दिया। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की, किसने की, चैडविक ने। और इसका जो नामकरण है ये भी चैडविक ने किया, तो इसका नाम भी चैडविक ने ही दिया। प्रोटॉन नाम भी किसने दिया, सॉरी न्यूट्रॉन नाम भी किसने दिया, चैडविक ने। तो ये सारणी कंप्लीट है, और ये सारणी अभी कितने क्वेश्चन कवर करती है, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ये कितने हो गए, 3 चौक 12 क्वेश्चन तो सामने से नजर आ रहे हैं। और घुमा करके पूछा जाए तो आप देख सकते हो 12 और 3 और इसमें हो गए तो 36 क्वेश्चन टोटल घुमा के इसमें से बन सकते हैं। ओके, कैसे बनते हैं ये आप सोचना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या इसको नोट कर लो, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस सारणी में आपके केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाता है छोटी सी सारणी में, और ज्यादा भारी भी नहीं, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 मूलभूत कण है। सबसे पहले बात कर ली द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना बता दिया, 9.1 × 10⁻31 kg, और इसका यही द्रव्यमान मैंने एमयू में कितना बता दिया, 0.0005 एमयू। एमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, प्रोटॉन की खोज, सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना बताया, 1.66 × 10⁻27 kg या 10⁻24 ग्राम, ग्राम में बोले तो। और इसका एमयू में भार पूछे तो 1.0078 एमयू। और ये न्यूट्रॉन की बात कर ले तो आपका वो उसमें तो सेम रहेगा केजी ग्राम में, क्योंकि इसमें आगे की संख्या लिखी नहीं थी। एमयू में देखा जाए तो 1.00087 एमयू हो जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ से अपने को क्या पता चला था कि सबसे ज्यादा भारी कौन है, न्यूट्रॉन, उससे कम हल्का प्रोटॉन, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। फिर आवेश की बात की तो 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, जो प्रोटॉन पे वही न्यूट्रॉन पे, बस प्रकृति अलग अलग होती है। जो प्रोटॉन पे वही इलेक्ट्रॉन पे प्रकृति अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है और प्रोटॉन का आवेश धनावेश होता है। न्यूट्रॉन में इस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन कण होता है। इसके बाद खोज की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, और न्यूट्रॉन नाम किसने दिया, न्यूट्रॉन जो नाम है ये चैडविक ने ही दिया। ओके, हाँ, ये आपके बहुत सारा केमिस्ट्री का हिस्सा कवर हो गया ना। अब अपन देखते हैं कि परमाणु होता कैसा है। तो आगे अपन परमाणु के अलग अलग मॉडल पढ़ेंगे, उन मॉडल्स में अपन देख लेंगे परमाणु होता कैसा है। लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, हल्की फुल्की जानकारी के लिए बना रहा हूं। परमाणु में केंद्र में एक नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन। इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, नाभिक के अंदर। तो ये चीज क्या है, ये नाभिक है, परमाणु का क्या है, नाभिक। इसके बाहर परमाणु की कक्षाएं होती है, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर ये है, ये है, ये है, तो ये चीज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और केंद्र में क्या होता है, नाभिक। ओके, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बस इतना तो सेट हो गया दिमाग में कि नाभिक, या जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, और नाभिक के बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक और बात बता दो इसी के साथ, ये जो परमाणु होता है, जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिक्स रहते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखना। आपको पता है प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश बराबर होने चाहिए, तभी परमाणु उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन। तो परमाणु जो होते हैं उदासीन होते हैं, इसलिए प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो मान लो किसी के नाभिक में 5 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। ये कोई नाभिक है, इस नाभिक में 5 प्रोटॉन है। तो इसकी बाहर की जो कक्षा होगी, इस बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन,
उसके बाहर की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। कब तक, जब तक ये परमाणु उदासीन है। तो उदासीन परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर भी हो सकते हैं और ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। न्यूट्रॉन को अपन कह नहीं सकते। किसका कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होंगे कब, जब परमाणु कैसा, उदासीन। इतना समझ में आया। तो इतना तो समझ में आ गया, प्रोटॉन किसके बराबर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो धनावेश किसके बराबर है, ऋणावेश के बराबर, यानी प्लस किसके बराबर, माइनस के बराबर। तो इसका मतलब परमाणु कैसा है, विद्युतीय रूप से उदासीन। कभी कभी क्या होता है, जैसे परमाणु है, आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, नेगेटिवली चार्ज है। इस परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, क्या कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ऋणावेश निकाला। मान लो पहले इसके पास 5 प्रोटॉन थे और 5 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन, यानी धनावेश और ऋणावेश बराबर, टोटल कितना था, 0, यानी उदासीन परमाणु था। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो धनावेश कभी भी 5 है और ऋणावेश कितना रहेगा, यहाँ पर 5 की जगह 4। ओके, तो इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने से धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, धनावेश की। यानी इलेक्ट्रॉन निकाला तो नेगेटिवली चार्ज कर निकाला तो धनावेश बढ़ गया। धनावेश क्या हो गया, बढ़ गया। ऊपर तीर लगा रहा हूं, इसका मतलब बढ़ गया। धनावेश बढ़ गया तो इसका मतलब परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हो उतना क्या आ जाता है, इस पर धनावेश आ जाता है। तो ध्यान रखना, ये डायग्राम आपको समझा रहा है कि परमाणु के बाहर की कक्षा से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो तो परमाणु पर क्या आता है, धनावेश। और अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। अगर आप किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया, किसी परमाणु को अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो मान लो पहले तो +5 जो है इसके पास क्या था, 5 जो था इसके पास प्रोटॉन था और 5 ही क्या था, इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव वाला भी 5 था। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 6 हो गया। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, तो -6 हो गए और ये +5 ही रहे। यानी आपका परमाणु कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो इलेक्ट्रॉन देने पर कौन सा आवेश बढ़ता है, ऋणावेश बढ़ता है। ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन देने से ऋणावेश बढ़ता है, यानी परमाणु कैसा होता है, ऋणावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऋणावेशित। अब किसी परमाणु को आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो -1 आवेश आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो -2 आवेश आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतने आवेश आ जाएगा। तो ये छोटा सा डायग्राम आपको बहुत कुछ समझाता है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहो तो नोटबुक में नोट कर सकते हो, पास में इसके बबलू भी बना सकते हो। अच्छा है, ओके। अब समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको रूपरेखा समझी। अब एक और बात, ये सोडियम है। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ओके, सोडियम परमाणु क्रमांक 11। अब इसमें से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से धनावेश आता है। अब याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या आएगा, धनावेश। ये क्लोरीन है, क्लोरीन को आप 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन देने से इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, यानी Cl-। ठीक है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन दोगे उस पर क्या आएगा, माइनस, और जिससे इलेक्ट्रॉन लोगे उस पर क्या आएगा, प्लस। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम से आपने क्या किया, कैल्शियम से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल लिए, तो कैल्शियम पर क्या जाता है, +2। ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन देने पर इस पर क्या आ जाएगा, -2। तो इलेक्ट्रॉन देने पर क्या आता है, ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन लेने से क्या आता है, धनावेश। प्रोटॉन का इसमें कोई रोल नहीं है। आप सोचते हैं धनावेश प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से धनावेश है, लेकिन लेने देने में, एक्सचेंज में इसका कोई रोल नहीं है। धनावेश भी आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने से आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन किरदार निभा रहा है सब कुछ। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ये बातें तो होती रहेगी, और भी करते हैं बातें। देखना, अब अपन समझते हैं परमाणु का प्रदर्शन। परमाणु को अपन दर्शाते कैसे, मतलब जो बुक वगैरह में लिखा होता है तो कैसे दर्शाते हैं। मानना कि कोई परमाणु X मान लिया, मानने में क्या जाता है, तो आपने देखा होगा जब भी कोई परमाणु लिखा होता है तो एक संख्या इसके पैरों में लिखी रहती है और एक संख्या इसके सर पे लिखी रहती है। तो जो पैरों में लिखी रहती है Z, और सर पे लिखते हैं उसको A से दर्शाते हैं। पहले पैरों की बात कर लेते हैं, Z क्या है, जो संख्या पैरों में लिखी रहती है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक। ओके, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो सुनना, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। यानी एक्चुअल में परमाणु क्रमांक क्या है, ये प्रोटॉन की संख्या है। क्या चीज है ये, प्रोटॉन की संख्या। तो अब समझ में आ गया मेरे को कि किसी परमाणु के नाभिक में अगर 5 प्रोटॉन है तो मैं बोल दूंगा उसका परमाणु क्रमांक 5 है। किसी परमाणु के नाभिक में अगर 7 प्रोटॉन है तो मैं बोल दूंगा इसका परमाणु क्रमांक 7 है। किसी नाभिक के केंद्र में
अगर 8 प्रोटॉन है तो मैं बोल दूंगा इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन वही क्या हो गया उसका परमाणु क्रमांक। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है जब तक कि उससे इलेक्ट्रॉन लिया ना जाए, दिया ना जाए। तो इलेक्ट्रॉन ले न तो ले इलेक्ट्रॉन और ना ही दे, तब तक वो उदासीन है। तो आपको अभी अभी तो बताया मैंने, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर। यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के लिए शर्त होनी चाहिए क्या? कि परमाणु कैसा होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए, उदासीन परमाणु। ओके, तो समझना Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, जो पैरों में लिखा जाता है। ओके, और ये क्या होती है वास्तव में? प्रोटॉन की संख्या। अगर परमाणु उदासीन है तो यही चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, तो Z परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु उदासीन है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन 8 लिखा है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कोई आवेश नहीं लगा है, तो आवेश नहीं लगा है तो अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं? तो 8 है। ये पूछ ले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम बता देंगे 8 है। लेकिन ऐसे लिखा है O-2 और ऐसे परमाणु क्रमांक 8 लिखा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन का प्रोटॉन की संख्या तो 8 है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन 8 है। ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर तो ये आवेश लगा है, तो उदासीन नहीं है ये। ओके, तो ये तो हम समझ गए भैया जी कि ये जो पैरों में संख्या लिखी रहती है Z, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। और ये प्रोटॉन की संख्या होती है, और उदासीन परमाणु के अंदर ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसके बाद लिखा हुआ है ए कहाँ पर लिखा रहता है? सर पर। ओके, ये इस साइड भी हो सकता है, इधर की साइड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं परमाणु, ये तो हो गए परमाणु क्रमांक। और ये होती है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है ये? द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक Z हो गया, द्रव्यमान संख्या A हो गई। तो ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो आपको पता है नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, ये चीज क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। ओके, बहुत ईजी है। किसी परमाणु में 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 5 + 6 11, तो मैं बोल दूंगा इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 11। बहुत ईजी है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। A क्या है? द्रव्यमान संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ओके, हाँ, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब एक और राज की बात बता दो, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर संयुक्त रूप से न्यूक्लिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन, है ना? तो न्यूक्लियॉन की संख्या है। ओके, तो इसी चीज को अपन ये भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन की संख्या। इसके बाद अपने आपको एक और बात बताऊं, जैसे मान लो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो 11 है। ओके, और मैंने बोल दिया किसी परमाणु का उसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 5 है। ओके, अब आपसे पूछूंगा, आप बता सकते हो क्या इस परमाणु में न्यूट्रॉन कितने हैं? क्या कितने? न्यूट्रॉन कितने? ये बता सकते हो क्या? तो देखना कैसे सोचेंगे अपन। परमाणु संख्या क्या होती है? क्या होती है परमाणु संख्या? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, P+N। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये प्रोटॉन की संख्या होती है। ओके, तो आपके पास P+N है और आपके पास P है, तो क्या आप इस संख्या में से ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाकर इस N को निकाल सकते हैं? यानी हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं कब? जब अपने पास A और Z हो। तो एक और सूत्र बताता हूं कि आपको कभी भी बोला जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, न्यूट्रॉन की संख्या, तो अपन कैसे निकालेंगे? उसके द्रव्यमान संख्या A में से उसका परमाणु क्रमांक Z घटा देंगे, यही चीज क्या हो जाएगी? उसकी न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। देखना, ये ऊपर वाला लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? मैंने P-N क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक। समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा रट लो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? A में से Z घटाओ। कल को दे दिया ये B11 5, इसमें न्यूट्रॉन बताओ, तो सीधा क्या करना? 11 में से 5 घटाओ, कितना है? 6 न्यूट्रॉन है। सोचना ही नहीं है ना? समझ में आता है? ठीक, नहीं आता सीधा रट लो। ओके, तो अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन करके बताऊंगा, तब आपको अच्छा लगेगा। अभी एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। हाँ, देखना, एग्जाम्पल भी बताता हूँ। कोई भी परमाणु लिखा हो, उसके पैरों में लिखा रहता है Z का मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक, जो किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। और अगर परमाणु उदासीन है तो ये अपन क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, किसी परमाणु के सर पर जो लिखा रहता है इसको द्रव्यमान संख्या बोला जाता है, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होती है, यानी जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ लो, देखिए द्रव्यमान संख्या। अपने पास P+N है और अपने पास P है, तो अपन क्या करेंगे? A में से Z को घटाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? N मिल जाएगा। अरे A - Z कर रहे हो, तो A का मतलब क्या है? इस A का मतलब तो ये देखो ना, A का मतलब क्या है? P+N, तो P+N माइनस ये वाला माइनस, और Z कर रहे हो, Z का मतलब क्या है? P, तो P, तो ये माइनस का P प्लस का P कट गया, तो क्या बचा? N, यानी क्या निकल गया? N। तो आप A में से Z को घटाते हो तो क्या निकल जाता है? आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि न्यूट्रॉनों की संख्या का अगर कभी पूछ ले तो क्या बताना है? A - Z। इन सारी चीजों को लिखी रहने देता हूँ और एक एग्जाम्पल कराता हूँ। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर 16 लिखा हुआ है ना? एग्जाम्पल तो समझना,
8 क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, तो हम बोल देंगे परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना है ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर पैरों में लिखा है 8 है। कोई पूछ ले बता भाई ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने हैं, 8 है। क्यों 8 है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। कोई बोल दे बता इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8 है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, माइनस कुछ लिखा हुआ है क्या, प्लस लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो आवेश नहीं है, तो ये उदासीन है। उदासीन है तो जो प्रोटॉन की संख्या वही क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, और बात करते हैं। कोई बोल दे भैया इसका द्रव्यमान संख्या बता, तो हम बोलेंगे इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 है। कैसे 16 है, द्रव्यमान संख्या सर पे लिखी रहती है, इसके सर पे लिखी हुई है, तो ये द्रव्यमान संख्या 16। ओके, अब बोल दे भैया जी तू इसमें बता न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो अपन क्या करेंगे, इस 16 में से 8 को घटा लेंगे। 16 में से 8 को घटाए तो कितना है, 8। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, a माइनस जेड, तो a माइनस जेड कर दिया तो आ जाएगा। तो पूछ ले कोई न्यूट्रॉन की संख्या बता, तो अपन क्या करेंगे 16 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, 8। आ गया समझ में। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे बोरोन लिखा हुआ है B511, ये बोरोन है ना। अब आपको बोल दे कि इस बोरोन के अंदर भैया तू परमाणु क्रमांक बता दे, तो बोल देंगे Z, इसका कितना है, 5। पूछ ले प्रोटॉन की संख्या बता दे, वो भी कितनी है, 5, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। पूछ ले इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दे, तो वो भी कितनी है, 5, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। इसमें पूछ ले भैया तू इसका द्रव्यमान संख्या बता दे, कितनी है, 11, सर पे लिखी हुई है। ओके, अब मैंने एक बार तो इस साइड लिखा 16 को, एक बार इस साइड लिखा था कि आप कंफ्यूज ना हो, इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं ना। इसके बाद पूछ ले इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बता दे, तो अपन क्या करेंगे a माइनस जेड, यानी कि इसका a कितना है, 11 माइनस जेड कितना है, 5, तो 6 न्यूट्रॉन है। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन। आगे समझ में। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि भाई यार इसके लिए तो ये पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, और इसके लिए पता होना चाहिए कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। इसमें भी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए क्या, तो हाँ बिल्कुल पता होनी चाहिए। पता होगी तभी तो निकालोगे ना। जैसे सोडियम लिख दिया, अब तुमको पता ही नहीं इसका परमाणु क्रमांक कितना है, द्रव्यमान संख्या कितना है, तो क्या कर लोगे तुम। तो इसका मतलब तुमको ये तो याद ही होना चाहिए। तो कितना याद करें, सारे के सारे ही, पूरी आवर्त सारणी नहीं, तुम 20 से लेकर के 30 तक याद करो। 20 तक याद कर लो, जब ये याद हो जाते हैं तो 25 तक तो कम से कम याद कर ही लो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, कहाँ से लेके आओगे, ये रहा, मैंने लिख लिया आपके लिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से आप स्टार्ट करो 20 तक, तो इनका एक फिक्स क्रम होता है, हा ही ली बेबो काना आपलो नीसो में एसी फोस्क्लो आपो के। इन सब का पहला पहला अक्षर उठाओ, एक ट्रिक बन जाती है ना। हा का मतलब हाइड्रोजन, ही का मतलब हीलियम, ली का मतलब लिथियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, आर्गन और पोटेशियम, और ये कैल्शियम। ओके, ये सारे के सारे हो गए। हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, ओके, हीलियम को He से दर्शाते हैं, लिथियम को Li से दर्शाते हैं, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, क्लोरीन को F से, नियोन को Ne से दर्शाते हैं, सोडियम को Na से दर्शाते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, सोडियम को SO मत लिख देना कभी। हाँ, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं ना, एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं, सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है आपको इसको Si से दर्शाते हैं, जो आपका फास्फोरस है इसको P से दर्शाते हैं, जो सल्फर इसको S से दर्शाते हैं। ध्यान रखना सिलिकॉन तो Si है और सल्फर सिर्फ S है ना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो जो आपका क्लोरीन है इसको Cl से दर्शाते हैं, आर्गन को Ar से दर्शाते हैं, पोटेशियम को K से दर्शाते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक सोडियम का आ गया, दूसरा पोटेशियम का आ गया। कैल्शियम को Ca से दर्शाते हैं। ओके, अब इनकी और बातें कर लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और द्रव्यमान संख्या, ये जो मैंने लिखा है ना, एटॉमिक मास A, और ये एटॉमिक नंबर, ये क्या है, वो आपका Z जो बताया था ना, ये Z। ओके, तो आपको सबका Z भी याद करना है। Z तो सब क्रम से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेके 20 तक। द्रव्यमान संख्या याद करनी है, तो देखना हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, द्रव्यमान संख्या भी एक होती है। विशेष रूप से ध्यान रखना, इसके पास बबलू बना लेना, अच्छा वाला बबलू। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कंफ्यूज होते हैं, बहुत से सोचते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऐसा नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक प्रोटॉन होता है ना। एक प्रोटॉन की वजह से आप इसका Z निकालोगे तो एक ही आएगा, और इसका परमाणु क्रमांक भी एक ही आता है। इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके जो समस्थानिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉन आ जाता है। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होती है, 4। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है, 7 है। तो परमाणु क्रमांक तो क्रम से तो आपको याद करने में जोड़ नहीं आएगा, द्रव्यमान संख्या में थोड़ा सा जोर आएगा, तो आपको थोड़ा बहुत 20 तक याद करना है ना। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, द्रव्यमान संख्या 9। इसका बोरोन का मैंने अभी 2-4 बार यूज किया था ना, तो देखो परमाणु क्रमांक तो 5, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 11। कार्बन के लिए 6, 12 सीधा डबल है। नाइट्रोजन के लिए 7, 14 ऑक्सीजन है, डबल है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये सीधा सीधा डबल होता है, कार्बन का डबल, नाइट्रोजन का डबल, ऑक्सीजन का डबल। फ्लोरीन में आपको याद रखना है 9 और 19। ओके, ये डबल नहीं है। नियोन में भी आप देख लो सीधा डबल है। इसके बाद सोडियम में आप देखो इसमें भी फर्क नजर आता है, तो सोडियम का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैग्नीशियम का जस्ट आप देख लो डबल है। इसके बाद आप, ये मैग्नीशियम का डबल है ना। इसके बाद एल्यूमिनियम का देखो इसमें फर्क नजर आता है आपको, ये भी विशेष रूप से याद रखना है। सिलिकॉन का ऐसा पूछा नहीं जाएगा कहीं पे, डबल होता है। फास्फोरस का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
सल्फर का डबल है, और इसके बाद क्लोरीन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि समस्थानिकों के योग के औसत से निकलता है ये, तो ये वो पॉइंट में आ रहा है। ऑर्गन का आप देख सकते हो, इसमें भी सब थोड़ा सा अलग है। और पोटेशियम का देख सकते हो, ये भी आपका विशेष है, और कैल्शियम का डबल है ना। तो अब याद कौन सा करना है, इनमें से कौन सा ज्यादा काम आएगा, तो मैं उनके लिए थोड़ा टिक करा देता हूँ। हाइड्रोजन का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, कितना है, एक एक। लिथियम छोड़ो, हीलियम छोड़ो, बेरिलियम, बोरोन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्बन का विशेष रूप से, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। क्लोरीन, नियॉन वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। सोडियम विशेष रूप से काम आएगा। मैग्नीशियम काम आएगा। एल्यूमिनियम काम आएगा। फॉस्फोरस काम आएगा। सिलिकॉन कहीं पे काम नहीं आएगा इतना। सल्फर आपका काम आ सकता है। क्लोरीन काम आएगा, और पोटेशियम काम आएगा। कैल्शियम काम आएगा। तो कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। तो इन 20 तक में से 13 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिलेंगे, तो इन 13 को तो भी रट ही लो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1। आपके बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, द्रव्यमान संख्या 11। कार्बन का 6 12, और नाइट्रोजन का 7 14, ऑक्सीजन का 8 16। इसके बाद सोडियम का 11 23, यानी परमाणु क्रमांक तो 11, द्रव्यमान संख्या इसकी 23। इसके बाद मैग्नीशियम का 12 24, एल्यूमिनियम का 13 और 27, फॉस्फोरस का 15 और 31। ये विशेष रूप से ध्यान रखो, फॉस्फोरस का 15 और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी, 31। सल्फर का 16 32, जो अभी काम नहीं आएगा। क्लोरीन का 17, और ये 35.5 होता है। आपको इसको 35 ही लेके चलना है, यानी 36 मत कर देना है ना, कहीं रखना हो तो 35 ही मान रखना है। हाँ, पोटेशियम का 19 है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, 39। कैल्शियम का 20 40। ओके, इतना अगर आप कर चुके हो तो इसके बाद हमको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और इन क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम आगे के क्वेश्चन कर पाए। तो अब क्या करना, आप इनको यहाँ तक रिवाइज करो। कल मैं इस सारणी से वापस स्टार्ट करूंगा, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करूंगा, और जब आपने वो क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। हालांकि मैं क्वेश्चन आपको पहले से दे देता हूँ, तो आपको पता चल जाए क्या है। अगर आप सोल्व करते हो अच्छी बात है, नहीं तो कल की क्लास में क्वेश्चन से सोल्व करूंगा ना। आगे मैं ये क्वेश्चन देने वाला था कि आपको जितने भी परमाणु लिखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको इनकी संख्या, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, इनकी संख्या ज्ञात करनी है। किसमें, ये BO3 - 3 ClO4 - 4 PO4 - 3 NH4+ CO3 - 2 KMnO4। इन सब में आपको प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, उनकी गणना करनी है, काउंट करना है ना। तो कल की, आज आप करना ट्राई अच्छे से, कल की क्लास में हम यही काउंट करेंगे, इनको काउंट करना सीखेंगे, क्योंकि ऐसा अगर आपने इनको सोल्व कर लिया तो फिर जो एग्जाम में आने वाला लल्लू क्वेश्चन है ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।